देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस वक्त काम का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मनदीप अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पा रहा था। उसका मन काम को लेकर चिड़चिड़ा हो गया था, पर वो फिर भी अपने काम को अंजाम देता, देर रात तक काम करता रहता। लेकिन एक रात वो अपने काम से घर की ओर रुख कर रहा था, तो उस वक्त रात के 9 बजे का वक्त था। गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज थी कि अगर सामने कोई आ जाए तो गाड़ी में अचानक ही ब्रेक लगा दिए जाते तो गाड़ी दूर तक फिसलती चली जाए। अभी गाड़ी स्पीड में दौड़ रही थी कि तभी गाड़ी के नीचे कुछ जोर से टकराया और गाड़ी उस चीज को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। पर हैरान की बात तो ये थी कि गाड़ी कुछ दूर जाते ही अपने आप ही रुक गई, और जब मनदीप ने गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो उसने पाया कि गाड़ी का टायर पंचर है। तभी मनदीप ने इधर उधर निगाहें घुमाई, पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखा सिवाय एक आदमी के जो फटे पुराने कपड़े पहने वही गाड़ी से कुछ दूर खड़ा हुआ था। देखने में वो आदमी कोई भिखारी जैसा लग रहा था। वो आदमी मनदीप को देखते ही मनदीप के पास आने लगा, पर जैसे वो भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी मनदीप के पास आया तो मनदीप उसके ऊपर भड़कते बोला, क्या है, इतनी रात को भी तुम्हें चैन नहीं है? जहां देखो वहीं भीख मांगने लग जाते हो, भागो यहां से। शायद वो आदमी मनदीप से कुछ कहना चाहता था, मगर मनदीप को लगा कि वो भीख मांगने के इरादे से उसके पास आया है। उसकी बात सुने बिना ही मनदीप ने उसे डांट कर भगा दिया, मगर मनदीप को क्या मालूम था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है उस आदमी को भगाकर। लिहाजन मनदीप ने अपना फ़ोन निकाला और नज़दीक में किसी मैकेनिक को ऑनलाइन ढूंढकर उसे कॉल किया और गाड़ी ठीक करवा कर अपने घर आ गया। पर जैसे ही मनदीप ने घर की चौखट पर कदम रखा कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कुछ भारी वजन रखा हो। वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया और हाँफते हुए घर में दाखिल हुआ। मनदीप को देखते मनदीप की दादी ने उससे तुरंत ही पूछा, अरे क्या हुआ, तू ऐसे क्यों हाँफ रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मनदीप ने यह कहकर दादी को शांत कर दिया कि उसे कोई परेशानी नहीं है, बस वो काम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस में है, इसी वजह से थकान महसूस हो रही है। और ये बोलकर मनदीप अपने कमरे में चला गया। फिर जब मनदीप की सुबह आंख खुली तो उसकी बीमारी में अब पहले से ज़्यादा इजाफा हो गया था, यानी कि उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो गई थी। और जब उसकी दादी की नज़र मनदीप पर पड़ी तो उन्होंने पाया कि मनदीप थोड़ा झुककर चल रहा है, यानी कि मनदीप की कमर थोड़ी झुक गई थी। मनदीप को ऐसे झुका देख दादी समझ गई कि ज़रूर इसके साथ कुछ तो हुआ है। लिहाजन दादी सबसे पहले मनदीप को डॉक्टर के पास ले गई, जहां उसका एक्सरा किया गया, पर एक्सरा में सब कुछ ठीक आया। तभी डॉक्टर ने मनदीप को देखकर कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसकी, ये दवाइयाँ खा लेना, कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। और ये बोलकर डॉक्टर ने मनदीप को घर भेज दिया। फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए, मगर मनदीप की तबीयत में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी कमर दिन पर दिन झुकती जा रही थी, यानी कि वो एक कोबड़े की तरह दिखने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ बहुत ही भारी चीज उसके कमर पर रखी हो। दादी ने कई बार डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टरों को उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। अब ऐसा वक्त आ गया था कि मनदीप अपने आप को ज़्यादातर कमरे में ही बंद रखता। अगर दादी उसके कमरे में आती तो वो अपनी दादी को डांट कर भगा देता। इतना चिड़चिड़ा हो गया था मनदीप कि वो अपनी दादी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। दादी बहुत ही उसके कमरे में घुसने की कोशिश करती, मगर वो घुसने नहीं देता। बस मनदीप अपने आप को कमरे में कैद करके रखता। दादी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पोते को हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि दादी को चिंता सता रही थी। मनदीप की कमर पूरी तरह से कुबड़ी जो हो गई थी, जिस वजह से अब वो झुक कर ही चलता। अचानक ये हालत देखकर दादी अंदर ही अंदर रोने लगती, क्योंकि डॉक्टर भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, जिस वजह से वो और चिंतित थी। तभी दादी के मन में ख्याल आया कि वो मनदीप को किसी ओझा या फिर किसी तांत्रिक को दिखा दे। लिहाजन वो अगली ही सुबह मनदीप को घर में अकेला छोड़कर गांव से कुछ दूर पुराने मंदिर की ओर गई, ये पता लगाने के लिए अगर शायद कोई बाबा या तांत्रिक होगा तो शायद उनसे कोई जानकारी मिल जाए कि आखिर मनदीप की बीमारी है क्या, और डॉक्टर को भी उसकी बीमारी पकड़ में क्यों नहीं आ रही है। अभी दादी मंदिर की ओर बढ़ी रही थी कि मंदिर के बाहर यानी कि मेन द्वार की सीढ़ियों के पास एक आदमी बैठा हुआ था, जो थोड़ी दयनीय हालत में था, जिसने दादी को देखते टोकते कहा, अरे अम्मा, आप
आप अपने बेटे को ठीक करवाने के लिए आई हो ना यहाँ पर। दोस्तों उस आदमी की बात सुनकर दादी तो हैरान हो गई और सोचने लगी कि भला इस आदमी को मेरे बेटे मनदीप के बारे में कैसे मालूम है और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। ये सब सोचकर दादी को एक झटका सा लगा। तभी दादी ने बड़ी ही गंभीर आवाज में कहा, हाँ बेटा, मैं अपने बेटे मनदीप के बारे में पूछताछ के लिए आई हूँ। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पर तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तभी उस आदमी ने बताया कि मैं आपके बेटे को जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उसे क्या हुआ है, पर उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। पर हाँ, एक बार कोशिश ज़रूर हो सकती है। दादी उस आदमी की बात सुनकर उसके हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि मेरे पोते को बचा लीजिए, उसकी कमर पूरी तरह से झुक गई है। दादी को शांत करते हुए वो आदमी दादी के साथ उनके घर आ गया और जैसे दादी ने घर में जाकर मनदीप का कमरा खोला तो मनदीप उस आदमी को देखते ही भड़क गया और जोर से चीखते बोला, अरे तुम यहाँ तक आ गए? निकलो यहाँ से, घर पर भी भीख मांगने आ जाते हो। इससे पहले वो आदमी अपनी कुछ बात बोलता कि मनदीप ने उसे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। ये देखकर दादी अब और भी परेशान हो गई। तभी दादी फिर से अगली सुबह उसी आदमी के पास गई और पूछने लगी, बेटा आखिर क्या हुआ है मेरे बेटे को? तब उस आदमी ने बताया कि मैं वही आदमी हूँ जिस रात आपके बेटे की गाड़ी में पंचर हुआ था। मैं उसे बताने वाला था कि उसके साथ क्या हुआ है कि तभी उसने मेरी बात बिना सुने ही मुझे भिखारी समझकर भगा दिया। दरअसल आपके बेटे की कमर पर जिन्न का साया है और वो भी एक नहीं बल्कि पूरे परिवार यानी कि 4 लोगों का। सभी के सभी उसकी कमर पर बैठे हुए हैं और ये जिन्न उसी रात से आपके बेटे के ऊपर सवार हो गए थे। आपको यकीन नहीं होता तो खुद आज रात को झांक कर देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों पहले तो दादी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा तो दादी भी सकपका गई क्योंकि ये नज़ारा था ही इतना भयावह। दरअसल दादी ने जैसे ही अपनी नज़र खिड़की से झांककर अंदर की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि मनदीप औंधे मुंह अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसकी कमर पर 4 लोग बैठे हुए हैं जो दिखने में बहुत ही भयानक है। मनदीप बार बार अपने कंधे को सीधा करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो सीधा ही नहीं हो पा रहा था। और तो और जब दादी ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल कमरे में चारों तरफ मांस के लोथड़े पड़े हुए थे जिनमें से बहुत ही बुरी गंध आ रही थी। लिहाजन दादी सकपका गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। दादी को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि सच में मेरे पोते के ऊपर जिन्नों ने कब्जा कर लिया है। दादी अब बेचैन हो उठी और पूरी रात बस यही सोचती रही कि मेरे बच्चे को इन जिन्नों से कैसे बचाया जाए। लिहाजन जैसे ही सुबह हुई तो दादी फिर से उसी आदमी से मिली जिसने मनदीप की बीमारी के बारे में बताया था। दादी उस आदमी के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, भैया भैया मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा एक ही पोता है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीऊंगी। दादी अभी अपना दुखड़ा रोई रही थी कि तभी उस आदमी ने कहा, देखो मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ पर मैं आपके बच्चे को ठीक नहीं कर सकता और मैं तो क्या कोई भी नहीं, लेकिन हाँ मेरे गुरुजी हैं, शायद उनके पास जाने से कोई समाधान हो जाए। मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ, आइए चलिए मेरे साथ। दोस्तों उस आदमी के साथ दादी इस उम्मीद में उसके साथ चली गई कि शायद मेरा बेटा यानी कि मनदीप बच जाएगा। मरता क्या नहीं करता वाला हाल था दादी का। लिहाजन वो आदमी दादी को अपने गुरु के पास लेकर पहुंचा, जहां जाकर दादी ने तुरंत ही गुरुजी के पांव पकड़ लिए और रोते हुए गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने अपनी साधना से देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और एक गंभीर आवाज में बोले, बहुत मुश्किल है उसे बचाना क्योंकि आपके पोते ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और जिस रास्ते से ये जिन उसके पीछे लगे हैं वो उन्हीं का एरिया है, वो जगह ही भूतों की है। उस जगह पर लोग जादू टोना, तंत्र विद्या जैसी चीज़ों को हासिल करने के लिए टोटके जैसी क्रियाएं करते हैं। किसी ने अपनी साधना पूरी करने के लिए उन जिन्नों को 4 मटकियों में खाने के लिए मांस भर के रखा हुआ था और उस रात तुम्हारे पोते ने अपनी गाड़ी से उन मटकियों को तोड़ दिया, जिस वजह से वो जिन गुस्से में आकर उसके ऊपर सवार हो गए हैं। बहुत मुश्किल है उसे बचाना। खैर कोई बात नहीं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों सिद्ध महापुरुष आदमी ने दादी को आगे बताते हुए कहा कि आपके घर से ठीक 1.25 किलोमीटर दूर जो चौराहा है वहीं पर अपने बेटे को लेकर रात के ठीक 12:15 पर ले आना, पर उसकी बचने की उम्मीद ना के बराबर है और ये लोग उसे ये खाने में मिलाकर एक चीज़ खिला देना और इसे खाने के बाद वो बुरी ताकतें उसके शरीर के लिए कुछ देर के लिए हट जाएंगी
और कमर भी उसकी सीधी हो जाएगी और जो तुम कहोगी वो उस वक्त वही करेगा और उसे उस चौराहे तक लेकर आना, बाकी का मेरा काम है। दोस्तों, ये बोलकर गुरुजी ने दादी को उस वक्त घर भेज दिया और फिर अगली रात को गुरुजी द्वारा बताए गए टोटके को करने में दादी सफल हो गई। पर जैसे ही मनदीप ने गुरुजी द्वारा दी गई चीज खाई कि धीरे धीरे उसका शरीर गर्म होने लगा और देखते ही देखते उसकी कमर भी सीधी होने लगी। लिहाजन दादी ने जो भी उस वक्त मनदीप से कहा, मनदीप वही करने लगा। पर उसके शरीर का ताप धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब दादी भी उसके पास खड़ी नहीं हो पा रही थी। दादी ये देखकर अब घबराने लगी और जल्दी से मनदीप को गुरुजी द्वारा बताई गई जगह पर लेकर पहुंची, जहां पर गुरुजी और वही आदमी जो दादी को मिला था वो दोनों ही एक साथ मौजूद थे। पर मनदीप अपना ताप अब सहन नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो बेचैन होने लगा और दादी से कहने लगा, दादी दादी ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। अभी मनदीप अपनी पीड़ा से जूझ ही रहा था कि इसी बीच वो बेहोश हो गया और जल्दी से गुरुजी और उस आदमी ने मनदीप को उठाकर वहीं एक खोदे गए गड्ढे में दफन कर दिया। इधर दादी ने पोते को गड्ढे में दफन होता देख गुरुजी पर बरसते हुए बोले, ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे तो ये मर जाएगा। तभी गुरुजी ने दादी को चुप करते हुए कहा, देखिए यही एक रास्ता है इसे बचाने का, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। बाकी आगे की बात मैं आगे बताऊंगा, चलिए अभी छुप जाइए। वो वहीं एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे और फिर उसके बाद का जो दृश्य था वो सभी की कल्पना से भी परे था। दरअसल जो गड्ढे की मिट्टी थी वो अपने आप ही बाहर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मिट्टी को खोदकर जल्दी जल्दी बाहर फेंक रहा हो, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर मिट्टी खोद कौन रहा है। तभी मनदीप की लाश उस गड्ढे से अपने आप ही बाहर निकल कर आ गई, जो जोर जोर से फड़फड़ा रही थी और फिर कुछ देर के बाद वो शांत हो गई। यानी कि लाश का फड़फड़ाना अब बंद हो गया था। और जब गुरुजी को लगा कि लाश का फड़फड़ाना बंद हो गया है तो वो सभी जल्दी से लाश के पास आ गए और गुरुजी अपने कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे, मगर पता नहीं क्यों उनका कोई भी मंत्र उस वक्त काम ही नहीं कर रहा था। उन्होंने काफी देर तक मशक्कत की मगर मनदीप के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई। तभी गुरुजी ने दुखी मन से कहा, माँ मैं माफी चाहता हूँ कि आपके बेटे को मैं बचा नहीं पाया, वो जिन उसे अपने साथ ले गए। पोते को मरा हुआ देखकर दादी का कलेजा फट गया और वहीं पर छटपटाने लगी, पर किसी तरह दादी को शांत किया गया और उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद दादी जब भी मंदिर के कमरे में जाती तो उस कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी और साथ ही एक गंदी बदबू भी। फिर इसी के चलते कुछ महीनों के बाद दादी भी चल बसी और वो घर हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। पर दोस्तों कहते हैं कि आज भी उस घर में भूत रहते हैं, किसी की आवाजें आती हैं जैसे वो बहुत ही दर्द में हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।